नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorillaStudy.9 पे। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश को समझेंगे। गुलाम वंश जहां से सल्तनत काल की शुरुआत होती है, यानी दिल्ली की राजगद्दी पर जब गुलाम वंश की स्थापना होती है उसी से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और ये सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चलेगा, यानी इसमें 5 वंश लगातार आएंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस प्रकार ये वंश जो हैं लगातार चलते जाएंगे और 1526 तक जब बाबर भारत पर आक्रमण करेगा और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब मुगल काल की शुरुआत होगी या मुगल वंश की स्थापना करेगा बाबर, उस समय तक सल्तनत काल चलेगा। ठीक है, यानी सल्तनत काल 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना करने के साथ से शुरू होता है और 1526 में जब लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के शासक बाबर के बीच युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें मुगल वंश की स्थापना होती है। ये सल्तनत काल को आज हम समझेंगे, यानी सल्तनत काल का जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसको कंप्लीट समझेंगे। गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश, अब देखिए गुलाम वंश की अगर पीछे के इतिहास को समझें तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये गुलाम वंश इसका नाम क्यों है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का गुलाम था। पिछले वीडियो में हमने महमूद गोरी की बायोग्राफी समझी, यानी महमूद गोरी जो बाहरी आक्रमणकारी था गौर प्रांत का, उसने भारत पर आक्रमण किए थे और जब वो वापस जा रहा था, यानी 15 मार्च 1206 में महमूद गोरी भारत के कई प्रदेशों को जीतकर अपने भाई की मृत्यु के कारण, यानी गजनी में उसका भाई था गयासुद्दीन गोरी, उसकी मृत्यु के कारण वो गोरी प्रांत में जाता है। ठीक है, यानी महमूद गोरी ने इन क्षेत्रों को जीत लिया था, भारत के मध्य क्षेत्रों को, और गजनी प्रांत में अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य में एक प्रांत था गौर प्रांत, उसका शासक था महमूद गोरी। और उस गौर प्रांत में और कंप्लीट गजनी साम्राज्य को संभाल कौन रहा था? महमूद गोरी का बड़ा भाई। ठीक है, गजनी प्रांत के जो गजनी साम्राज्य है इसके गौर प्रांत में शासक था महमूद गोरी। इस महमूद गोरी ने कंप्लीट गजनी साम्राज्य को जीतकर अपने भाई को दे दिया था गयासुद्दीन गोरी को। जब गयासुद्दीन गोरी की 1202 में मृत्यु हुई तो महमूद गोरी गजनी साम्राज्य में जो छोटे छोटे प्रांत के राजा थे वो विद्रोह कर देते हैं और उस विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गोरी भारत से जाता है गजनी की तरफ। ठीक है, उस समय जाते समय, यानी महमूद गोरी जाते समय झेलम नदी के किनारे खोखर जनजाति पर हमला कर देता है और उनको, मान लो उनके कुछ लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो इस खोखर जनजाति पर हमला करने के कारण ये खोखर जनजाति के लोग महमूद गोरी का वेट करते हैं, यानी कब वो वापस आएगा या कब हमारे सामने आएगा तब हम उसको मारें। ठीक है, तो खोखर जनजाति को परास्त करके यहाँ का विद्रोह जो है उसको दबा देता है महमूद गोरी और वापिस आ जाता है। वापिस आते समय खोखर जनजाति के लोगों को ये हाथ नहीं लगता, लेकिन फिर अगली बार जब इसने वापस जाने का निर्णय लिया गजनी की तरफ, तो यहाँ पर झेलम नदी के किनारे खोखर जनजाति के लोग महमूद गोरी को मार देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब 15 मार्च 1206 को महमूद गोरी मारा गया, उसके बाद जो यहाँ का शासन था, ठीक है, यानी महमूद गोरी तो मारा गया और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महमूद गोरी का एक विश्वास पात्र और गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का गुलाम और क्या था? सेनापति। तो इस सेनापति ने यहां का शासन संभाला। जब पता चला कि महमूद गोरी मारा गया तो इसने यहां पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को इन्होंने विजित किया था, उस क्षेत्र पर एक वंश की स्थापना कर दी, गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कौन था? महमूद गोरी का गुलाम या दास। ठीक है, ये गुलाम जो थे
ये सेना सहायता करते थे। ठीक है, गुलाम कोई ऐसे जो गुलाम वर्ड है इसको गुलामी के हिसाब से न देखकर एक सेना सहायक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये गुलाम खरीदे जाते थे सेना में सहायता करने के लिए और ये प्रशिक्षित होते थे। ठीक है, युद्धों के लिए तुर्की में लोगों को बेचा और खरीदा जाता था युद्ध प्रशिक्षण देने के बाद, यानी माता पिता अपने पुत्रों को युद्ध प्रशिक्षण देकर राजा को बेच देते थे और वो उनके गुलाम कहलाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कई बार खरीदा और बेचा गया, लेकिन लास्ट में जब इसको खरीदा किसने? महमूद गोरी ने। तो इसके प्रशिक्षण को देखकर या फिर इसके युद्ध कौशल को देखकर अपना सेनापति बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का गुलाम था जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। इस गुलाम वंश का एक और अन्य नाम क्या है? दास वंश। दास वंश। अब इतिहासकारों के अनुसार यह माना गया है कि जो ये गुलाम वंश है या दास वंश है इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। ठीक है, इतिहास में गुलाम वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस वंश में 9 सुल्तान हुए। ठीक है, इस वंश में 9 सुल्तान हुए, लेकिन इनमें से गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसका गुलाम था? महमूद गोरी का। इल्तुतमिश जो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और गयासुद्दीन बलबन जो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। ठीक है, ये 3 केवल गुलाम थे, बाकी के जो शासक थे वो सुल्तान के पद पर थे, वो गुलाम नहीं थे। ठीक है, तो इसको एक अन्य नाम मिलता है इस वंश को, मामलूक वंश। मामलूक वंश। ठीक है, तो आज हम समझेंगे मामलूक वंश, गुलाम वंश या दास वंश को। ठीक है, गुलाम वंश का ही अन्य नाम है दास वंश, और इस दास वंश में सभी शासक दास न होने के कारण इतिहासकार इसको एक अन्य नाम देते हैं, मामलूक वंश। इस वंश को कंप्लीट आज हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश, इसकी स्थापना कब हुई? 1206 में। स्थापना की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, और यह कुतुबुद्दीन गुलाम था किसका? महमूद गोरी का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। ठीक है ना, मुस्लिम स्थापना की किसने? यानी मुस्लिम शासन की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठा, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। ठीक है, ये मैप में हमने दर्शा रखा है, ये है लाहौर यहां पर, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। क्योंकि जब महमूद गोरी भारत आया, क्योंकि महमूद गोरी को इस रास्ते से यानी राजस्थान और गुजरात के रास्ते से एंट्री करने नहीं दिया था, किसने? भीम द्वितीय ने और पृथ्वीराज चौहान ने। तो जो महमूद गोरी था, यानी महमूद गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक था, वो किस रास्ते से आया? लाहौर और पंजाब के रास्ते से। ठीक है, तो इन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह अनुमान लगाया कि आगे कोई ऐसा आक्रमण न हो, जिस प्रकार हम भारत में आए हैं उसी प्रकार कोई और भी या और मुस्लिम आक्रमणकारी भी यहां पर आ सकता है। तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, सभी क्षेत्रों पर सीधे नियंत्रण करने के लिए यानी बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण इसको लाख बख्श की उपाधि मिली। ठीक है, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन की उदारता यानी दान देने की प्रवृत्ति के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, या कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम क्या था? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी संत थे जो गुरु थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसी के नाम पर यानी अपने गुरु सूफी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन नाम मैच हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वयं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया होगा, लेकिन यह गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, जो किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, अब आगे समझिए। कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? सूफी संत। एक बात पिछले वीडियो में हमने छोड़ दी कि महमूद गोरी के साथ भारत में एक और सूफी संत आए थे जिनको आज भी जिनकी आज अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह है। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, महमूद गोरी के साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे और उन्होंने अजमेर में अपना स्थायी निवास कर लिया था, यानी वो अजमेर में स्थायी रूप से रहने लगे, जो आज वहां पर उनकी प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, और वो कौन थे? सूफी संत। इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी क्या थे? सूफी संत, जिनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब आगे देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ इनके द्वारा बनाया गया एक विद्यालय, जिसको एक मस्जिद के रूप में बदल दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसको एक मस्जिद का रूप दे दिया था, हालांकि बनवाया किसने था? विग्रहराज चतुर्थ ने, एक विद्यालय के रूप में। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जिनके द्वारा बनाया गया एक विद्यालय, उसको रूप दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का, और इसे किस नाम से जाना गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहां पर है? अजमेर में। और कुतुब मीनार का निर्माण कहां पर करवाया? दिल्ली में। अब आगे देखिए। 1210 में जो पोलो होता है, घोड़े पर बैठकर खेला जाने वाला खेल, पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। यानी इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 साल लाहौर की गद्दी पर शासन किया। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए, और अपनी उदारता के कारण या लाखों लोगों को दान देने के कारण इसको लाख बख्श की उपाधि से जाना जाता है। ठीक है, इसने राजधानी बनाई लाहौर को, और लाखों लोगों को दान देने की प्रक्रिया के कारण या अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया। इसने अपने सूफी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो पूरा न हो सका, और कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो पहले क्या था? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक विद्यालय। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो विद्यालय बनाया गया था अजमेर में, उसको एक मस्जिद का रूप दे दिया, और जिसको किस नाम से जाना गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र आराम शाह, इसका उत्तराधिकार कौन था? इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। इसके अलावा एक बात और बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु के बाद लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, लाहौर में इसको दफनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। यानी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के जो राजदरबार में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे, उन्होंने आराम शाह को शासक घोषित कर दिया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना दिया
या लाहौर की गद्दी पर किसको बैठा दिया? आराम शाह को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम व दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद कौन था? इल्तुतमिश। यानी दिल्ली के सरदारों ने या दिल्ली के मुसलमानों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो उस तरफ आराम शाह बैठ गया और दिल्ली पर नियंत्रण करने के लिए किसको आमंत्रित किया गया? इल्तुतमिश को। ठीक है, तो दोनों में संघर्ष चला राजगद्दी हासिल करने के लिए। इल्तुतमिश ने 8 महीने बाद यानी शासन के 8 महीने बाद 1211 में शासन करने बैठा कौन? आराम शाह। और इसी 1211 में 8 महीने शासन करने के बाद इसको मार दिया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम से आया और आराम से गया। ठीक है, आराम शाह को मार दिया किसने? इल्तुतमिश ने। और ये इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला जो दिल्ली पर शासन करने या भारत पर शासन करने कौन आया? इल्तुतमिश। अब देखते हैं इल्तुतमिश की कंप्लीट जीवनी के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। शुरुआत में यानी गद्दी पर बैठते ही इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक है, यानी लाहौर में कौन बैठे थे? आराम शाह के नेतृत्वकर्ता, यानी जो आराम शाह को सपोर्ट करते थे वो बैठते थे लाहौर में, और जो इल्तुतमिश को सपोर्ट करते थे वो बैठते थे दिल्ली में। तो इसने अपनी राजधानी ही चेंज कर दी दिल्ली में, यानी दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब शुरुआत होती है सल्तनत काल की, यानी असली शुरुआत, वास्तविक शुरुआत सल्तनत काल की कहां से होती है? इल्तुतमिश की। यानी जो गुलाम वंश है इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। और वैसे स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने शुरुआत में गद्दी पर बैठते ही राजधानी स्थानांतरित कर दी दिल्ली, और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की 4 औलादें थी। ठीक है, इल्तुतमिश के 3 पुत्र व 1 पुत्री थी। पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। वह सबसे बड़ा पुत्र कौन था? रकनुद्दीन फिरोज। रकनुद्दीन फिरोज बहराम शाह। बहराम शाह। ठीक है, रजिया सुल्तान, रकनुद्दीन फिरोज। रजिया सुल्तान कौन थी? पुत्री। रकनुद्दीन फिरोज सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद बहराम शाह, तथा उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ये पुत्र थे किसके? इल्तुतमिश के। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो बाद में भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनेगी। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था रकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद बहराम शाह, तथा सबसे छोटा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसके अलावा इसके शासन में एक और आएगा, रकनुद्दीन फिरोज का पुत्र मसूद शाह। मसूद शाह ये हैं इल्तुतमिश के पुत्र व पुत्री। ठीक है, पुत्री रजिया सुल्तान, पुत्र सबसे बड़ा रकनुद्दीन फिरोज, छोटा बहराम शाह, उससे छोटा नसीरुद्दीन महमूद, और इल्तुतमिश का पुत्र यानी पोता रकनुद्दीन फिरोज का बेटा मसूद शाह। यह भी कुछ समय के लिए शासन करेगा दिल्ली की गद्दी पर। अब समझते हैं आगे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने उमरा ए चहलगानी की स्थापना की। उमरा ए
चहलगानी, या इसका एक अन्य नाम तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। इसमें इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए या फिर अपनी रक्षा करने के लिए एक 40 सरदारों का गुट बनाया। ठीक है, 40 सरदारों का, यानी तुर्की के 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसमें सबसे प्रमुख कौन था? बलबन। ठीक है, यानी उमरा ए चहलगानी का प्रमुख कौन था? बलबन, जो बाद में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर शासन के लिए बैठेगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने उमरा ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की, जिसमें 40 सरदारों का एक गुट होता था, और इस उमरा ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी का प्रमुख कौन था? बलबन। ठीक है, ये जो तुर्कान ए चहलगानी है, इसके 40 सरदार इल्तुतमिश पर हमेशा बादल की तरह मंडराए रहते थे, यानी एक साये की तरह इल्तुतमिश पर रहते थे, ताकि इसको कोई हानि न पहुंचा सके। ठीक है, इल्तुतमिश की सुरक्षा तथा राज्य में होने वाले सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए एक 40 सरदारों का गुट बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसमें बलबन क्या था? सबसे प्रमुख। अब आगे देखिए, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरेबियन सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरेबियन सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी के सिक्कों को टंका या टका कहा जाता था। ठीक है, शुद्ध अरेबियन सिक्कों का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने, जिसमें चांदी के सिक्कों को टका या टंका कहा गया और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया। ठीक है, जीतल सिक्के यानी जीतल तांबे के सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। और टका सिक्कों का प्रचलन या चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन, शुद्ध अरेबियन सिक्कों का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। अब आगे देखिए, इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। और खलीफा के संबंध में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि खलीफा उस समय मुस्लिम अक्षेत्रों का धर्म गुरु और राजनीतिक गुरु होता था। ठीक है, जिस प्रकार जैन धर्म में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, और हिंदू धर्म में जो धर्म गुरु हैं वो धर्म गुरु के नाम से जाने जाते हैं, या धर्म गुरु जो मानते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले अपना एक गुरु बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? धर्म गुरु। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में धर्म गुरु को खलीफा कहा जाता है, जो बाद में धर्म गुरु के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी बन गए थे। और कोई भी नया शासक आता उससे यानी खलीफा से मंजूरी लेनी होती थी, और वो खलीफा उसको कोई ना कोई पद या कोई ना कोई उपाधि से नवाजा करता था, जो बाद में इतिहास में उन शासकों के नाम के आगे लगती थी। उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने बगदाद के खलीफा से स्वतंत्र शासन की जो स्वीकृति थी वो प्राप्त की थी। ठीक है, बगदाद के खलीफा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए या गुलाम वंश की स्वीकृति प्राप्त की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था। कंप्लीट इतिहास में अगर भारत के इतिहास को समझें, भारत के इतिहास में जो भारत का इतिहास है, इसमें सबसे पहला मुस्लिम जो सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान पद की प्राप्ति की थी। सबसे पहला सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। और सल्तनत काल में या भारतीय इतिहास में पहला सुल्तान इस्लाम धर्म का व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति की थी। अब आगे देखिए, ये हमने समझ लिया कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गुट बनाया, उसे उमरा ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरेबियन सिक्कों का प्रचलन किया, जिसमें चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल नाम से जाना गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इल्तुतमिश ने
अपने यानी जीवन काल में ही, जीते समय ही रकनुद्दीन फिरोज जो सबसे बड़ा बेटा था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे रकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने 1235 में जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ठीक है, उज्जैन का महाकाल का मंदिर, इसको लूटा था। ठीक है, 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन का महाकाल मंदिर को लूट लिया था और 1236 में जहर देने के कारण इसी के सरदारों ने या इसी के जो शासन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसको जहर पिला दिया था, जहर के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, इक्ता प्रणाली या इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इस इक्ता प्रथा में एक अक्षेत्र का यानी एक अक्षेत्र विशेष का इक्तेदार एक व्यक्ति घोषित कर दिया जाता। ठीक है, इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली के अनुसार एक अक्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति को इक्तेदार घोषित कर दिया जाता। वो इक्तेदार इल्तुतमिश की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी भी रखता। ठीक है, और अपने अक्षेत्र का कर वसूलता था। उस कर के कुछ हिस्से यानी उस कर का 1/4 भाग या कुछ हिस्सा उसको स्वयं को रखना होता और बाकी का कर किसको देता? इल्तुतमिश को। ठीक है, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, जिसमें किसी अक्षेत्र विशेष का एक इक्तेदार यानी एक व्यक्ति को इक्तेदार बना दिया जाता और वो इक्तेदार इल्तुतमिश की सहायता के लिए सैनिक टुकड़ियां रखता और इस अक्षेत्र का कंप्लीट अक्षेत्र का कर वसूलता और उसका कुछ भाग खुद रखता और बाकी का भाग इल्तुतमिश को दे देता। ठीक है, यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। अब एक और बात, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम, जिसने शासन की शुरुआत की। लेकिन ये जो इल्तुतमिश था ये गुलाम का भी गुलाम था। एक तो राजा का गुलाम होता है और या मान लो एक राजा का गुलाम है और वो गुलाम भी अपने अंडर में कोई गुलाम रखे, उसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? महमूद गोरी का। महमूद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने एक गुलाम को रखता था जिसका नाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइजी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, दिल्ली में मदरसा ए मुइजी किसकी याद में? महमूद गोरी की याद में। ठीक है, महमूद गोरी की याद में इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाया और दिल्ली में हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइजी महमूद गोरी की याद में इसका निर्माण करवाया और हौज ए सुल्तानी ये भी कहां पर? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अतारकीन दरवाजा जो कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, अतारकिन दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, जो कहां पर है? राजस्थान के नागौर में। यह है स्थापत्य कला से संबंधित इल्तुतमिश से आने वाले प्रश्न, यानी दिल्ली में मदरसा ए मुइजी जो महमूद गोरी की याद में बनवाया इल्तुतमिश ने। हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया दिल्ली में किसने? इल्तुतमिश ने। अतारकिन दरवाजा जो राजस्थान के नागौर में, इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की 1236 में जहर देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इसका बड़ा बेटा यानी इल्तुतमिश का बड़ा बेटा रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठा, लेकिन ये शासक बनने के योग्य नहीं था। ठीक है, रकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठा दिल्ली की गद्दी पर, लेकिन रकनुद्दीन फिरोज शासक बनने के
उद्देश्य से या शासक बनने की दृष्टि से योग्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध शुरू से ही जारी था। यानी शुरू में जब ये गद्दी पर बैठा उसी समय से इसका विरोध शुरू हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज अपनी माता के संरक्षण में शासन चलाता था। इसकी माता का नाम शाह तुर्कान। ये पत्नी थी किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान के नेतृत्व में यानी शाह तुर्कान के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था इसने शासन की शुरुआत की। लेकिन इसकी माता जो शाह तुर्कान थी ये अवांछनीय अधिकार जमाती थी किस पर? जो इल्तुतमिश द्वारा एक गुट बनाया गया था तुर्कान ए चहलगानी पर, ठीक है। और वो 40 सरदार जो इल्तुतमिश के तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे वो इस शाह तुर्कान के फैसलों से संतुष्ट नहीं होते थे और ये रुकनुद्दीन फिरोज भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, यानी शासन के जो कार्य थे उसमें ज्यादा भाग नहीं लेता था, जिस कारण इसका विरोध जारी हुआ रुकनुद्दीन फिरोज का। और तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों ने इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। रजिया सुल्तान इसी वर्ष यानी 1236 में गद्दी पर बैठती है और 1240 तक शासन करती है, ठीक है। रजिया सुल्तान को किसने बैठाया? तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों ने, क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो भोग विलासी जीवन व्यतीत करता था और शासन के कार्यों में ज्यादा भाग नहीं लेता था। और उसकी माता यानी रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज यानी इल्तुतमिश की पत्नी रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान अवांछनीय अधिकार जमाती थी किस पर? तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों पर, जिसके कारण उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर 1236 में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान के पास बहुमत ज्यादा था, यानी इसके जो नेतृत्व करता थे वो ज्यादा थे सुल्तान बनने के उद्देश्य से। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान ने बुर्का प्रथा को समाप्त कर दिया, बुर्का प्रथा समाप्त कर दी, पर्दा प्रथा को भी इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी यह राज दरबार में हिजाब पहनकर आती थी। राजाओं के वेश में यानी शासक के वेश में आने के कारण जो तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे वो इससे कुछ समय बाद नाराज हो जाते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान का एक प्रेम प्रसंग भी मिलता है, यानी प्रेम से संबंधित भी इसके कुछ जो पहलू हैं वो मिलते हैं। याकूत, रजिया सुल्तान के याकूत जो तुर्की मुसलमान नहीं था और ये निम्न पदों पर बैठने वाला एक व्यक्ति था जिसके साथ रजिया सुल्तान के यानी नजदीकी संबंध थे, जिस कारण जो तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य थे वो रजिया सुल्तान पर हावी होने लगे, ठीक है। याकूत को जो तुर्की मुसलमान नहीं था यानी तुर्की मुसलमान न होने के कारण जो तुर्की के मुसलमान थे, मुसलमान सदस्य जो रजिया सुल्तान के दरबार में रहते थे वो याकूत से घृणा करते थे और इस याकूत से रजिया सुल्तान के प्रेम से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, जिस कारण जो उमरा ए चहलगानी के सदस्य थे वो रजिया सुल्तान से घृणा करने लगते हैं या इसको राजगद्दी से हटाने के प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। 1236 में जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है तो उसी समय से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले बुर्का प्रथा को समाप्त कर दी और पर्दा प्रथा को भी इसने नहीं अपनाया। इसने बुर्का और पर्दा प्रथा को छोड़कर एक नई प्रथा शुरुआत कर दी, हिजाब, जिसमें हिजाब प्रथा में शासकों की तरह यानी पुरुषों के वेश में आकर सिर पर टोपी पहनकर और मुंह को खुला रखकर ये दरबार में आने लगी, जिस कारण जो तुर्कान ए चहलगानी के 40 सरदार थे जो शासन में सहायता करते थे वो इसके विरोध में हो जाते हैं। और एक अन्य व्यक्ति होता है दरबार में जो तुर्की मुसलमान नहीं होता और उसको निम्न पद पर बैठाया गया होता है इल्तुतमिश के दरबार में। लेकिन रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसन्न मिलता है किससे? याकूत से, और याकूत के साथ ज्यादा नजदीकी संबंध होने के कारण तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य इसके विरुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि रजिया सुल्तान ने जो याकूत था
जो बिल्कुल छोटे पद पर बैठता था इल्तुतमिश के दरबार में, उसको इसने अपने दरबार में अस्तबल का प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक है, यानी तुर्की के जो मुसलमान थे जो रजिया सुल्तान के दरबार में रहते थे उनको छोटे छोटे पद मिले हुए थे, लेकिन जब याकूत को जो तुर्की का मुसलमान नहीं था उसको बड़ा पद मिलने के कारण ये सरदार इसके विरोध में हो जाते हैं और जो तुर्कान ए चहलगानी के 40 सदस्य होते हैं वो बटिंडा यानी तबर हिंद, ठीक है, बटिंडा पंजाब में उस समय बटिंडा का नाम क्या था? तबर हिंद। क्या? तबर हिंद। यानी बटिंडा पंजाब का गवर्नर होता है। अल्तुनिया जो तुर्कान ए चहलगानी के 40 सदस्य होते हैं वो अल्तुनिया को रजिया सुल्तान पर हमले के लिए आमंत्रित करते हैं और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान पर हमला कर दिया और इसको बंदी बना लेता है। ठीक है, पंजाब का गवर्नर या बटिंडा जिसको तबर हिंद का नाम दिया जाता था उस समय, तबर हिंद के गवर्नर ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और पीछे से रजिया सुल्तान का भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी कर ली किससे? पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया से, और ये दोनों वापिस आते हैं दिल्ली की तरफ ताकि दिल्ली से बहराम शाह को हटाया जाए और वापिस से गद्दी प्राप्त की जाए। लेकिन बहराम शाह ने अपनी कूटनीति से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को कैथल के नजदीक हरियाणा में हत्या करवा दी। ठीक है, बहराम शाह ने कैथल के जंगलों में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मरवा दिया था। हरियाणा जीके से एक संबंधित क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? हरियाणा के कैथल में। ठीक है, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और हरियाणा जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लेती है और दोनों वापिस आते हैं दिल्ली की तरफ, उस समय गद्दी पर कौन बैठा होता है दिल्ली की? बहराम शाह, रजिया सुल्तान का छोटा भाई। लेकिन बहराम शाह ने अपनी कूटनीति से अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को कैथल के जंगलों में मरवा दिया और वहीं पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बहराम शाह, इसकी मृत्यु कब होती है रजिया सुल्तान की? 1240 में। ठीक है, बहराम शाह ने कब मरवाया रजिया सुल्तान को? 1240 में, कुछ डाकुओं के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद रजिया सुल्तान का छोटा भाई या इल्तुतमिश का छोटा पुत्र कौन? बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठता है और यह भी ज्यादा योग्य शासक नहीं होता। इसके बाद इसको हटा दिया जाता है या मंगोलों के आक्रमण में या मारा जाता है और रकनुद्दीन फिरोज का बेटा कौन? मसूद शाह गद्दी पर बैठता है 1242 से 46 तक। ठीक है, मसूद शाह गद्दी पर बैठता है जो किसका पुत्र होता है? रकनुद्दीन फिरोज यानी इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे का बेटा। इल्तुतमिश का पुत्र मसूद शाह 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठता है। इसको मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी के प्रमुख बलबन ने, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का गुट जिसका निर्माण किया था किसने? इल्तुतमिश ने। उस गुट के प्रधान बलबन ने मसूद शाह को षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया और शासक बना दिया इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे नसीरुद्दीन महमूद को। नसीरुद्दीन महमूद को। ठीक है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा मसूद शाह को गद्दी से हटाकर यानी मसूद शाह की हत्या करवा के नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा होता है। इस नसीरुद्दीन महमूद के साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है बलबन। ठीक है, बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी किससे? नसीरुद्दीन महमूद से। और इस नसीरुद्दीन महमूद ने खुश होकर बलबन को उलुग खां की उपाधि से नवाजा। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां किसको उपाधि दी? ये यानी उलुग खां की उपाधि से किसको नवाजा? बलबन को।
यानी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि से किसने नवाजा? नसीरुद्दीन महमूद ने, जो कौन था? बलबन का दामाद। ठीक है, और ये बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। अब देखिए, ये नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक गद्दी पर बैठता है। बाद में बलबन ने यानी अपने दामाद के साथ, नसीरुद्दीन महमूद के साथ फिर से षड्यंत्र रचा और इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद को मरवा दिया किसने? बलबन ने। और ये बलबन ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में गद्दी पर बैठता है दिल्ली की। ठीक है, बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब हम समझते हैं बलबन के बारे में कंप्लीट। ठीक है, बलबन का पूरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन या ग्यासुद्दीन बलबन की उपाधि से बैठा 1266 में कौन? बलबन। बलबन ने अपने विरोधियों के खिलाफ, यानी जो तुर्कान ए चहलगानी के 40 सदस्य थे, 40 सदस्य, उनमें से एक कौन था? बलबन। बाकी जो 39 सदस्य थे वो ग्यासुद्दीन बलबन के विरोध में थे। ठीक है, यानी तुर्कान ए चहलगानी के 39 सदस्यों को मार दिया किसने? बलबन ने। यानी क्वेश्चन बन जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी या चहलगान, जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, इसका अंत कौन करता है? बलबन। ठीक है, शुरुआत की थी तुर्कान ए चहलगानी की इल्तुतमिश ने और अंत कर दिया ग्यासुद्दीन बलबन ने, क्योंकि बाकी जो 39 थे इसके सदस्य तुर्कान ए चहलगानी के, ये विरोध में थे किसके? बलबन के। अगली बार इसके अलावा ग्यासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? ठीक है, आंसर क्या होगा? बलबन। बलबन ने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए या विद्रोहियों को मारने के लिए, ठीक है, उनका दमन करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और सबसे बड़ी लौह एवं रक्त की नीति का परिणाम क्या मिलता है? बलबन ने मेव जाति को सबसे ज्यादा लौह एवं रक्त की नीति से दबाया था। ठीक है, मेव जाति जो हरियाणा के मेवात में है, हरियाणा के मेवात में सबसे ज्यादा कौन से मुस्लिम है? मेव। ठीक है, मेव मुसलमान, जिनका विद्रोह होता था बार बार बलबन के समय, और इस बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति से मेव जाति को दबाया था। अब आगे देखिए, तुर्कान ए चहलगानी का अंत किसने किया? ग्यासुद्दीन बलबन ने। आगे बलबन ने फारसी का एक त्योहार है, फारसी संस्कृति का एक त्योहार नवरोज या नवरोज जिसको बोलते हैं। ठीक है, नवरोज त्योहार का आरंभ किसने किया? ग्यासुद्दीन बलबन ने। इसके अलावा बलबन ने पैबोसी और सिजदा प्रथा का प्रचलन किया। ठीक है, सिजदा और पैबोसी प्रथा का प्रचलन किसने किया? बलबन ने। सिजदा में झुककर सलाम करना, झुककर सलाम करना सिजदा, और जमीन पर लेटकर पैरों को चूमना पैबोसी प्रथा कहलाती है। ठीक है, इसका शुरुआत किसने किया? ग्यासुद्दीन बलबन ने इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत की थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस्लाम धर्म में ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुका जाता। ठीक है, इस्लाम धर्म में ईश्वर को छोड़कर या अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने झुकने की मनाही है। और बलबन ने जमीन पर लेटकर पैरों को चूमने की प्रथा चलाई। इसके अलावा झुककर सलाम करने की प्रथा भी चलाई, जिसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। इसके अलावा जो ग्यासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया। इसके 4 पुत्र थे, जिनमें से बलबन के बाद बनने वाला जो शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स ये रहा 1286 से 1290 तक।
ठीक है। 1286 में बलबन की मृत्यु हुई थी, ये बैठा 1287 में गद्दी पर और रहा 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स जो 1287 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए बैठा या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इस शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दी खिलजी वंश के शासक ने, ठीक है। इसके अलावा जो पीछे के क्वेश्चन है वो ये हैं कि गुलाम वंश में कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए? वो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा सबसे पहले जो भारत की मुस्लिम महिला शासिका बनी रजिया सुल्तान और बलबन, ठीक है। ये थे गुलाम वंश के शक्तिशाली शासक। बाकी के जो भी शासक थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए। शमसुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त करके या गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। कौन सा? खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। या गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? महमूद गोरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन, ठीक है। बलबन के अलावा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और इसके अलावा एक मुस्लिम महिला, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, ये 4 गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके अलावा गुलाम वंश में कोई ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ और गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत की, ठीक है। ये था गुलाम वंश कंप्लीट। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश को कंप्लीट समझेंगे, ठीक है।